नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस वाला बिहार एग्जाम प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पे, जहां आधुनिक भारतीय इतिहास के इस क्लास में हम देखेंगे कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह क्लास और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं आज का यह टॉपिक, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? Which of the following international events influenced the direction of the national movement in India before the arrival of महात्मा गांधी? आपके पास ऑप्शन है 1898 में इटली अबिसीनिया युद्ध, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों घटनाएं महात्मा गांधी के आगमन, जो कि कब हुआ था 1915 ईस्वी में, उसके पूर्व का है 9 जनवरी 1915 ईस्वी। तो 1898 में इटली और अबिसीनिया का युद्ध होता है, ये भी सही है। चीन में बॉक्सर आंदोलन होता है, ये कब हुआ था 1899 से 1901 के बीच में हुआ है। साम्राज्यवादियों के द्वारा आयरलैंड में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, ये भी सही है। और रूस जापान युद्ध में जापान की विजय हुई थी 1905 ईस्वी में, तो ये भी सही है। तो आपका यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है महात्मा गांधी के आने से पूर्व का ही घटना है और चारों ने भारत के नेशनल मूवमेंट को डायरेक्ट किया था, प्रभावित किया था। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। द मेथड ऑफ एजिटेशन ऑफ द मॉडरेट नरम दल लीडर्स ऑफ कांग्रेस वाज। ए है असहयोग, बी राज वामबद्ध आंदोलन, सी अनुकूल प्रविघटन, डी अभिविधेय। तो जब हमारा कांग्रेस बना था 1885 ईस्वी में, कांग्रेस का गठन होता है कब? 1885 ईस्वी में। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन पहली बार हम देखेंगे तो कब होता है? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में विभाजन होता है। तो जो कांग्रेस का नरम दल वाले नेता थे, उन नेताओं की मुख्य आंदोलन की प्रमुख पद्धति क्या थी? तो राज वामबंध आंदोलन। अर्थात इसका मतलब क्या था? भारतीयों की भागीदारी की मांग करते थे प्रशासन में और जनता के बीच राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राज वामबंध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिगेशन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अभी हमने देखा कि कांग्रेस का गठन कब होता है? तो 1885 ईस्वी में। और कांग्रेस का विभाजन कब होता है? तो 1907 में। ये कहाँ हो रहा था अधिवेशन? तो सूरत अधिवेशन में। तो आप यहाँ पे आइए, हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ है? 1905 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? 1942 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ है? 1920-21 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? 1930-31 में। तो आप देखेंगे कि विभाजन कब हुआ है? 1907 में। इसके पहले का एक ही आंदोलन ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि है स्वदेशी आंदोलन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों दोनों से, पंजाब से। तो अधिकतर यहाँ पे पूछ रहा है कि नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। तो हम पहले कुछ नेताओं के नाम देखते हैं जो नरमपंथ की ओर से थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहतर, दिनेशा वाचा, ये जो प्रमुख नाम हैं नरमपंथी नेताओं के, ये समृद्ध मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी लोग थे, जो मेनली कहाँ से बिलोंग करते थे? तो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? शहरी क्षेत्रों से। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड गिविंग सेल्फ रूल स्वशासन टू इंडियन कंटिन्यूसली सिंस 1904? एस.एन. बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो हम देखेंगे कि भारत में सबसे पहले स्वराज की मांग किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ये 1904 में ही इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार मांग को रखा गया था 1904 ईस्वी में। और बनारस के अधिवेशन आपने देखा होगा 1905 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस अधिवेशन में, जहां इन्होंने कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज के मांग की बात कही थी, स्वशासन की बात कही थी। और 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में भी अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने स्वराज की मांग रखी थी। तो आपका सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट? ऑप्शन है आपके पास बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो उग्रपंथी नेताओं में तो सबसे पहले आपको 3 नाम याद ही होगा, लाल, बाल, पाल और एक अरविंदो घोष। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ये उग्रपंथी थे, मदन लाल धिंगरा ये भी उग्रपंथी थे, उधम सिंह ये भी उग्रपंथी थे जिन्होंने इंग्लैंड में जनरल ओडायर को गोली मारा था, गोपाल कृष्ण गोखले तो ये उग्रवादी नहीं थे बल्कि ये उदारवादी तरफ के थे, मतलब नरमपंथी नेता थे। इसको आप नरमपंथी भी कह सकते हैं। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? यहाँ भी वही सेम प्रश्न पूछ रहा है कि उग्रवादियों में से नहीं था। तो अभी हमने देखा कि लाल, बाल, पाल तीनों ये उग्रवादी थे और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये उदारवादी नेता थे, नरमपंथी वाले थे। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। आइए अगले प्रश्न में, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? हु अक्यूज्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट? आपके पास ऑप्शन है लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह। तो होता क्या है कि 1906 के बाद भारतीय राजनीति में, कांग्रेस में अहम बदलाव आता है। उग्रवादी और उदारवादी आपस में टकराना शुरू होते हैं, दोनों के विचार। उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, जहां हमने देखा कि लाल, बाल, पाल और अरविंदो घोष मुख्य नेता थे। उदारवादियों में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनाशा बचा और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो 2 गेटों में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो इसी दरम्यान तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने वाली संस्था के रूप में रह गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधेयक, अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? ये अभी हमने देखा, बीजी तिलक ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रार्थना और यातना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई थी। द पॉलिसी ऑफ प्रेयर एंड पिटिशन ऑफ कांग्रेस फाइनली इंडेड अंडर। आपके पास ऑप्शन है अरविंदो घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में,
महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो अभी हमने देखा कि कांग्रेस पर प्रार्थना और याचना के आरोप किसने लगाया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस से याचना और प्रार्थना की जो नीति थी वो अंतोगत्वा समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ये किसने कहा था? तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? द इंडियन नेशनल मूवमेंट कैम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। तो हमने देखा कि 1907 में ही आवाज़ विभाजन हो जाता है और ये स्वदेशी आंदोलन के बाद ही आवाज़ उठने लगता है। स्वदेशी आंदोलन हमारा कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। तो उसके बाद ही जस्ट 1906 में ही प्रभाव में आ जाते हैं उग्रपंथी नेता, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन का में विरोध करने के बाद भी ब्रिटिश उस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके फलस्वरूप कि गर्मपंथी नेताओं का प्रभुत्व सामने आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? ऑप्शन है अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले, एस.एन. बनर्जी। तो अभी हमने देखा दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये तीनों नरमपंथी दल के थे। किस दल के थे? तो उदारवादी। तो आपके पास ऑप्शन बच जाते हैं अरविंदो घोष, जो कि आपका सही जवाब होगा, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। निम्नलिखित में से कौन सा एक उग्रवादी नेता था? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिरोज शाह मेहता उदारवादी थे, गोपाल कृष्ण गोखले दोनों उदारवादी थे यानी नरमपंथी थे, और विपिन चंद्र पाल ये कौन थे? ये उग्रवादी नेता थे। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो अभी हमने देखा दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम पंथ वाले थे, नरम दल वाले थे, और बाल गंगाधर तिलक गरम दल वाले थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ऑप्शन है राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। तो ये चारों बेसिकली पंजाब से ही रिलेटेड थे, लेकिन शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। ये बेसिकली किस तरफ से नेतृत्व करते थे? तो ये गरम दल के नेता थे, और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शेरे पंजाब और पंजाब केसरी, दोनों उपनाम इनका आप याद रखेंगे, शेरे पंजाब और पंजाब केसरी, शेरे पंजाब और पंजाब केसरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो अभी तक तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा कि ये फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष उग्रवादी थे। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? Whom did लाला लाजपत राय कंसिडर हिज पॉलिटिकल गुरु? ऑप्शन है गैरीवाल्डी, विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी या फिर मैजिनी को। तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो मैजिनी को माना था। मैजिनी कौन थे? तो इटली के क्रांतिकारी। ये कौन थे?
इटली के क्रांतिकारी थे जिन्हें इटली का राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। जैसे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, वैसे इन्हें इटली का राष्ट्रपिता कहा जाता था। मैजनी की एक उत्कृष्ट रचना थी द ड्यूटीज ऑफ मैन। क्या रचना थी? द ड्यूटीज ऑफ मैन। इसका लाला लाजपत राय ने उर्दू में अनुवाद किया था। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मैजनी। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मैजनी थे। क्वेश्चन नंबर 20, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण सिंह की जीवनी लिखी। वो अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वहाँ के केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। ये किनके बारे में कहा जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। तो अभी हमने देखा कि मैजनी ये किनके गुरु थे? राजनीतिक गुरु। तो लाला लाजपत राय के। तो लाला लाजपत राय ही वे व्यक्ति थे जिन्हें शेरे पंजाब या पंजाब केसरी कहा जाता था। इन्होंने ही जीवनी लिखी थी शिवाजी की, गैरिबाल्डी की, मैजनी की और तथा श्री कृष्ण की भी लिखी थी। इन्होंने द अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी थी? आइए देखते हैं एक बार। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? Who called the Congress session as the annual national fair of educated Indians? आपके पास ऑप्शन है लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। इन्होंने ही कांग्रेस के बारे में यह कथन कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गीय नहीं थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम, मदन मोहन मालवीय। तो बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गीय नहीं थे ये, बल्कि ये उग्रवादी थे, गरम दल के थे। निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक था? ऑप्शन है अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। तो स्वदेशी के समर्थक कौन थे? बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया जा रहा था स्वदेशी आंदोलन, अरविंदो घोष इसके प्रमुख नेता थे। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? अरविंदो घोष। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं में पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और बंगाल में बिपिन चंद्र पाल थे। हालांकि एस.एन. बनर्जी भी स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय शांति के जनक के रूप में किन्हें जाता है? ऑप्शन है एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। तो भारतीय राजनीति के अशांति के जनक में के रूप में किन्हें जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। और इन्हें किन्होंने ये संज्ञा दी थी? किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। क्या नाम था उसका? वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन सिरोल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने तिलक को, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। सिरोल ने, इसके पश्चात तिलक ने सिरोल पे मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड भी गए थे, किंतु वहाँ कोई इसका उचित प्रभाव देखने को नहीं मिला था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो अभी हमने देखा किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है। तो वैलेंटाइन सिरोल ने। भारतीय अशांति के जनक किन्हें कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 28, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से
किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? आपके पास ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, मैक्स मुलर, बिपिन चंद्रपाल, विलियम जोन्स। सजा सुनाए जाने के बाद वैलेंटाइन सिरोल, जिन्होंने इसे क्या कहा था, तो भारतीय अशांति का जनक। तो बाल गंगाधर तिलक को जब सजा सुनाई जाती है उन्हें किन सा जेल भेज दिया जाता है? पुणे के जेल में भेज दिया जाता है। तो उसके बाद मैक्स मुलर नामक एक व्यक्ति ने वकालत करते हुए ये कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाने लगा। वो एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में आयुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था। तो बेसिकली बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने का मेन रीज़न था, बल्कि ये कोई एक घटना इसके पीछे जिम्मेवार नहीं थी। उनके जो राष्ट्रवादी कार्य थे उन्हें मिलाकर देखते हुए तिलक को लोकमान्य की संज्ञा दी गई थी। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 1908 में 6 वर्षों के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष। तो अभी हमने देखा कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पे, किस समाचार पत्रिका? केसरी समाचार पत्र। इसकी भाषा क्या थी? तो मराठी। इसी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष का सजा दी गया था। क्यों, कौन सा मुकदमा चलाया गया था? तो राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और 6 वर्ष का सजा दिया गया था। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष की। अभी हमने देखा कि 6 वर्ष के लिए जेल हुई थी। क्यों हुई थी? तो केसरी नामक जो पत्रिका थी इनकी मराठी भाषा में, उसमें प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, इसलिए। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? ऑप्शन है आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, सी देश की आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, या फिर ऑप्शन डी सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध राज परिवर्तन संगठित करना। तो यहाँ पे आपका सही निरूपित कौन कर रहा है? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। उदारवादी नेता जो थे वो उनकी नीति क्या थी? वो अनुनय विनय की नीति पे काम करते थे। उग्रवादी नेता को ये पसंद नहीं था क्योंकि ब्रिटिश इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे। उनका मानना था कि हम आक्रामक पद्धतियों से ब्रिटिश का ध्यान इस ओर खींचेंगे और स्वशासन की प्राप्ति करेंगे। तो सही जवाब आपका हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलनों के रूप आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था उन पर सैयद अहमद खां का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आपने की नीति। तो सही जवाब इसका हो जाएगा उग्रवादियों की हिंदू अतीत की राग अलापने की नीति। होता क्या था कि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। जैसा कि अरविंदो घोष ने कहा था, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। इस तरह के वक्तव्यों से क्या होता था कि मुस्लिम जो समुदाय थे उन्हें लगता था कि हिंदू, ये उग्रवादी नेता तो बस हिंदू लोगों का अतीत गाते रहते हैं, इसलिए उनका जुड़ाव उग्रवादियों से
कम हो पाता था। किनका? तो मुस्लिम समुदायों का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ एक कथन और एक कारण दिया हुआ है। आइए कथन को पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी नेता थे। कारण, उन्हें धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में उपयोग किया था। कारण में क्या कहा गया है? उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला कथन है तिलक एक सांप्रदायिकतावादी नेता थे। तो नहीं, तिलक एक उग्रवादी नेता थे। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में उपयोग किया था। हाँ, ये सही है, उन्होंने धर्म का उपयोग एक अस्त्र के रूप में किया था। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? कथन हमारा गलत है, परंतु हमारा कारण सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। महाराष्ट्र के गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? ऑप्शन है बीजी तिलक, बी एमजी रनाडे, सी बिपिन चंद्रपाल, या ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और फिर शिवाजी उत्सव, ये दोनों उत्सव शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। होता क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इसके लिए तिलक शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकाल किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो अभी हमने देखा कि गणपति उत्सव किसने शुरू किया था महाराष्ट्र में? तो बाल गंगाधर तिलक ने, जो एक राज्य उत्सव के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन वह बाद में एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप कायाकल्प ही बदल गया और वह राजनीतिक स्वरूप में आ गया। क्वेश्चन नंबर, अगले प्रश्न में आते हैं 37 नंबर। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम कैरीड बाल गंगाधर तिलक फ्यूनरल वायर एलॉन्ग विद द महात्मा गांधी? ऑप्शन है शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए आज़ाद, एम ए अंसारी। तो आपका सही जवाब है, जब तिलक की मृत्यु कब होती है? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो महात्मा गांधी के साथ मिलकर एक मुस्लिम का नाम आता है शौकत अली। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को कांधा दिया था और मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। हसरत मोहानी नाम याद रखेंगे, शोक गीत पढ़ा था। आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होगा, क्योंकि आज हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से देखा किस तरह से कांग्रेस में विभाजन होता है, क्या क्या कारण थे। प्रमुख उदारवादी और प्रमुख उग्रवादी, मतलब नरमपंथी और गर्मपंथी नेताओं के बारे में भी देखा। प्रमुख कथनों पे हमने विचार किया कि किसने क्या कथन कांग्रेस के बारे में कहा था, किसकी नीति किस प्रकार की थी। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कांग्रेस के विभिन्न आंदोलनों को, क्रांतिकारी आंदोलन देखेंगे, गांधीवादी आंदोलन देखेंगे, असहयोग, रॉलेट एक्ट, असहयोग, सविनय अवज्ञा, दांडी यात्रा से होते हुए हम लोग अंततः भारत छोड़ो आंदोलन की ओर पहुंचेंगे और क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन को देखते हुए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक पहुंचेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे और इसी तरह बने रहेंगे हमारे साथ श्योर सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।